हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। मैं रश्मि रानी, फैकल्टी ऑफ हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे आप सभी देख रहे हैं कि आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रश्मि स्वागत करती हूँ अनअकैडमी यूजीसी नेट में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आज हमारा अपना गणतंत्र दिवस है, बहुत खुशी का मतलब आज उल्लास का दिन है, हंसी और उल्लास उत्सव का दिन है, क्योंकि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे सभी ने जो पहले हमारे वीर रहे हैं, उन्होंने बलिदान दिया है, काफी सारे रहे हैं, तो उनके बलिदान को मतलब विस्मरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो साथ के साथ इनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का टॉपिक रहेगा आपका, आज का टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का रीतिकाल भाग 2। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? भाग 2 की बात करेंगे कि भाग 2 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं, कल हमने क्या क्या चीजें की थी, क्या नहीं की थी, वो सारी चीजें हैं जो हम इनको कंटिन्यू देखेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। और ये हैं जो हम रेगुलर ये सारे कर रहे हैं, यहाँ पर इजीली सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। ठीक है, जिसको हम इजी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें हम यहाँ पर। ठीक है, 1 सेकेंड। तो गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब हम चलते हैं। तो हिंदी साहित्य का रीतिकाल भाग 2 में जो हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो आप देख रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स जल्दी से आ जाइए, फटाफट हम बात करते हैं उनके बारे में कि क्या क्या चीजें होंगी, क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो उसके बाद में देख रहे हैं, मैं रश्मि रानी, फैकल्टी ऑफ हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो टीचिंग एक्सपीरियंस 5 ईयर। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है कि अनअकैडमी जो आपका चैनल है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है? एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है, जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जो भी आपकी आपकी शिक्षा संबंधित समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान अनअकैडमी के ही माध्यम से होता है। जैसे आप लास्ट में देख सकते हैं कि काफी स्टूडेंट ने वहां पर अपनी सफलता हासिल की है, तो उनमें से आप भी एक हैं जो अनअकैडमी को ज्वाइन करके अपनी सफलता को अक्सर करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अनअकैडमी आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाने के बाद में यहाँ पर आप लर्निंग ऐप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप प्ले स्टोर पे गए, तो प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आपने क्या किया, लर्निंग ऐप यहाँ से इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि प्लस सब्सक्रिप्शन है या फिर जो भी है हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, वो काफी सारी चीजें हमारी रही है सब्सक्रिप्शन से संबंधित, तो सभी चीजों को हम यहाँ पे इजिली होकर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम कॉम्बैट कंपटीशन की। तो जो ये कॉम्बैट कंपटीशन है वो क्या है, किस तरीके, किस माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन के माध्यम से क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे आप सभी का 31 जनवरी को, ठीक है, 31 जनवरी को 11 AM, ठीक है, 31 जनवरी को 11 AM आपका ये कंपटीशन होगा। उसमें आप देख सकते हैं जैसे पेपर फर्स्ट से लेकर यहाँ पर जो इजी है, ठीक है, पेपर फर्स्ट है, उसके लिए आप देख सकते हैं 60 मिनट्स। पेपर फर्स्ट है जो एनटीए यूजीसी नेट में पेपर फर्स्ट आता है, वो 60 मिनट्स में आपको क्लियर करना है। ठीक है, उसको जो आप सोल्व कर सकते हैं। साथ के साथ आप देख सकते हैं मॉर्निंग 11 AM होगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करें, जिसमें आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर ठीक है RASH10, ठीक है, RASH10 होगा, जिसमें यहाँ पर 10,000 है, 5,000 है,
12,000, 2,000 है और 1,000 है। ठीक है, तो ये सभी हैं जो यहाँ पर आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो 10,000, 5,000, 2,000, 1,000। ठीक है, जो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है आप देख सकते हैं, 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, 12 मंथ का है, 24 मंथ का है। ठीक है, तो अनअकैडमी में आपको 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, 2 टाइप के कोर्स हैं, जैसे आप सभी देख रहे हैं। तो पहले हम प्लस कोर्स की बात करेंगे कि प्लस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 मंथ है, तो 1 मंथ में आप देख रहे हैं 2,100 है। उसके बाद में आप 3 मंथ का देख रहे हैं, तो जो 3 मंथ है, 3 मंथ का आप देख रहे हो 5,250 है। और 6 मंथ का है जो आपका 9,450 है। और जो 12 मंथ्स की बात करें तो जो 12 मंथ्स का है 11,550 रुपीज है। 24 मंथ्स की बात करें तो जो 24 मंथ्स का है वो है 16,800 है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं जो आप वहां पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आपने मेरा कोड यूज किया है, तो मेरा कोड जैसे आपने यूज किया है यहाँ पर, तो उसको आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 10% आपको यहाँ ऑफ मिला है। 3 मंथ की बात करें तो जो 3 मंथ्स है उसमें आप देख रहे हैं 4,725 रुपीज है, जिसमें आपको पहले से 17% ऑफ था और 10% मेरा रेफरल कोड लगाने के बाद ऑफ हो गया है। उसके बाद में बात करें हम 12 मंथ्स की, तो 12 मंथ में आप देख सकते हैं 10,395 है। 24 मंथ्स का आप देख सकते हैं 15,120 है। तो ये जो सभी है सारी चीजें आप इन सभी को यहाँ पर इजिली देख सकते हो कि कैसे कैसे करके ये सारी चीजें हैं, इजी हैं और इनको आप बता सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स आ जाइए और यहाँ पर हम अपनी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट भी लेके आया है कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, तो बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पर। तो फटाफट हम सभी स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन के लिए देखते हैं आप सभी। चलिए, उसके बाद में बात करते हैं आइकॉनिक की। तो जो आइकॉनिक है, आइकॉनिक में देख सकते हैं ये प्लस कोर्स है आपका, ये आइकॉनिक कोर्स है। तो प्लस कोर्स में आपका इंडिया द बेस्ट एजुकेटर्स है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है, स्ट्रक्चर कोर्स है, लाइव टेस्ट है। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर है, इंटरेक्टिव लाइव है, स्ट्रक्चर कोर्स है, लाइव टेस्ट क्यूज है आदि। उसमें पर्सनल कोच होंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग होंगे, प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल होगी, सोप और इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा। तो ये सभी चीजें हैं जो आपको यहाँ मिलेंगी। सिलेक्ट आइकॉनिक, ठीक है, सिलेक्ट आइकॉनिक होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेक्ट प्लस कोर्स होंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं जो आप यहाँ पर इजिली देख रहे हैं। सिलेक्ट प्लस कोर्स है, सिलेक्ट ही आइकॉनिक कोर्स है। लेकिन कौन सी चीजें आपको ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही हैं आप उसको ले सकते हैं, जो सुन देख सकते हैं। इसमें आपको पर्सनल कोच, पर्सनल डाउट क्लियर है, स्टडी मटेरियल भी, इंटरव्यू प्रिपरेशन तक आपको लेके जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो फी आप देख सकते हैं 6 मंथ की है 12,180 है, 12 मंथ्स की है 16,875 है, 24 मंथ्स की आप देख रहे हैं 22,500 है। ठीक है, तो ये सभी किसकी है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये है रस्टन, तो जैसे रस्टन यहाँ यूज करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है। तो जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट होंगे, क्यूज होंगे, डाउट क्लियर सेशन होंगे। और सब्सक्रिप्शन आप कैसे ले सकते हैं, सबसे पहले आप देखिए, पहले फर्स्ट स्टेप पे आप उसको सर्च करेंगे, सेकंड स्टेप पे आप उसको इंस्टॉल करेंगे, थर्ड स्टेप पे मैनेज गोल करेंगे जो आपको देख रहे हैं एनटी यूजीसी नेट है। उनके बाद में फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप में प्लस कोर्स है, 5 स्टेप में आपका
गेट सब्सक्रिप्शन है। 6 स्टेप में आप देख रहे हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ से, ठीक है। ये सभी सब्सक्रिप्शन जो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ये मेरा अपना रेफरल कोड है, और मेरा जो अपना रेफरल कोड है वो है रश्मि, ठीक है। रस्टैंड है, आप जो इसको चलिए, जैसे हमने क्लास में कल देखा था रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण था, तो जो रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण था, किस तरीके से वहां पे साहित्य का वर्गीकरण हुआ है, तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, रीति काव्य है या वीर काव्य है, नीति काव्य है, भक्ति काव्य है। तो ये सभी किसके अंडर में आ जाती है? ये सभी आ जाती है रीति काल के साहित्य का वर्गीकरण के उसमें, ठीक है। तो आप रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति तेतर, तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? रीतिबद्ध के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले रीतिबद्ध के बारे में हमने कल देखा, आज हम रीति सिद्ध के बारे में देखेंगे, मुक्त के, मतलब काफी सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर विशेष तौर से देखकर चलनी है, और जो हम चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो रीति सिद्ध की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? रीति सिद्ध की बात करें। तो जैसे रीति सिद्ध है जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कल हमने काव्य निरूपण के बारे में बात करी कि कैसे कैसे काव्य का निरूपण किया गया है, और जो रीतिबद्ध कवि हैं वो किस माध्यम से उनको आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हमने तोष कवि के बारे में देखा, अन्य कवियों के बारे में देखा कि उनको आगे बढ़ाया गया। तो रीति सिद्ध काव्य में मानसिकता के स्तर पर रीतिबद्ध काव्य के समान ही रचनाएं रखी गई, धारणाएं रखी गई, उनके लक्षण रहे, ठीक है। और केवल कविताएं, केवल उसमें लक्षण ही प्रस्तुत नहीं किए गए, साथ के साथ कविताएं भी लिखी गई हैं, और कविताओं पे काव्य लक्षणों का भी विशेष रूप में ध्यान दिया गया है कि कैसे कैसे करके हम इन पे विशेष ध्यान दे सकते हैं। तो ये सभी किसके अंदर थी? ये सभी काव्य विशेषण के अंतर्गत पाई गई है। इसमें जैसे राजाओं की प्रासित और श्रृंगार की केंद्रीयता जैसी जो विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को देखते हुए इसमें आगे बताया गया है, जिसमें बिहारी जी हैं, सेनापति हैं, बेनी कृष्ण हैं, कवि हैं, रसनेंज हैं और वजनेश हैं, ठीक है। तो सभी के बारे में विशेष रूप से इसमें बताया गया है। रीति सिद्ध जो कवि हैं, तो रीति सिद्ध कवि की हम बात करें, ठीक है। तो रीति सिद्ध जो कवि होते हैं वो कवि बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण कवि होते हैं। महत्वपूर्ण कवियों में से एक नाम आता है, और वो नाम किसका आता है? वो नाम आता है बिहारी जी का, ठीक है। वो नाम किसका आता है? बिहारी जी का आता है, ठीक है। और बिहारी जी का जो नाम है वो है रसवती, ठीक है। और जबकि जो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। तो जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उन्होंने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है इन्होंने? ध्वनिवादी, ठीक है। तो रीति सिद्ध कवि है, तो रीति सिद्ध कवि कौन है जो सबसे शिरोमणि माने जाते हैं? तो शिरोमणि किन्हें कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बिहारी जी को, इन्हें रसवादी कहा है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें क्या कहा है? ध्वनिवादी कहा है, ठीक है। तो राधा चरण गोस्वामी की बात करें, ठीक है, श्री राधा चरण गोस्वामी की बात करें, बिहारी को पीयूष वर्षा या पीयूष मेघ भी कहा है।
गोस्वामी बिहारी को पीयूष वर्षा मेघ की उपमा भी दी है। यहाँ देख सकते हैं बिहारी, सेनापति, बैनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश आदि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें ठीक है सेनापति। तो जो सेनापति हैं पहले बिहारी जी के बारे में देखते हैं। एक मिनट, चलिए, जो बिहारी जी हैं इनका अपना जन्म, ठीक है, बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? बिहारी जी का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1663 ईस्वी में। ठीक है, इनका अपना जन्म स्थान कहाँ है? गोविंदपुर। ठीक है, गोविंदपुर इनका अपना जन्म स्थान है। उनके बाद में पिता जो माने हैं इनके केशव दास जी हैं, और जो गुरु हैं वो नरहरि दास हैं। ठीक है, और इनके गुरु माने जाते हैं नरहरि दास। किस संप्रदाय से थे? निम्बार्क संप्रदाय से। ठीक है, और किसके आश्रय में रहे? ये आश्रय में रहे थे जो महाराजा जयसिंह थे, महाराजा जयसिंह के आश्रय में रहे। ठीक है, तो महाराजा जयसिंह के आश्रय में रहे। और जो बिहारी लाल की एकमात्र सबसे बड़ी रचना मानी जाती है वो आप सभी जानते हैं, वो बिहारी सतसई है, जो इनकी परिनिष्ठ मतलब साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखी गई थी याद रखना? जो बिहारी सतसई जी की ठीक है, उनके बाद में आप देख रहे हैं तो फिर जॉर्ज ग्रीशियन ने बिहारी जी के बारे में कुछ कहा। उन्होंने कहा है कि ये समक्ष की कोई रचना नहीं है। ठीक है, उन्होंने भी इनके बारे में काफी सारी बातें कही है। तो जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रीशियन के बारे में देखते हैं कि जॉर्ज ग्रीशियन ने क्या कहा है। ठीक है, तो आज हम सभी इनके बिहारी जी के ही बारे में देखेंगे। इसके बिहारी जी जो नाम है उनको भी कहा जाता है जो कृष्ण भगवान जी हैं। ठीक है, ठीक है, तो यूरोप में बिहारी सतसई के नाम से, बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। उनके आधार पर देखा गया है कि क्या क्या चीजें लिखी। तो जो भी है बिहारी जी इस काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, और बिहारी जी ने मुगल शासन के वैभव का काल माना जाता है, और अकबर के शासन के अंतिम दिनों से लेकर औरंगजेब के शासन के शुरुआत दिनों तक उनका जीवन काल फैला हुआ है। तो बिहारी के गुरु नरहरदास से और निर्बाक संप्रदाय से दीक्षित हुए। तो बिहारी जी ने आपने देखा है कि बिहारी ने केवल एक काव्य ग्रंथ की रचना की जिसे सतसई या बिहारी सतसई के नाम से भी जाना जाता है। तो सतसई केवल हाल कृत गाथा सप्तशती प्राकृत अथवा गोवर्धन आचार्य कृत आर्य सप्तशती संस्कृत की परंपरा की ही रचना है, जिसमें कुल 700 छंद होते हैं। तो बिहारी सतसई में 713 छंद हैं।
अमरूक कृत अमरूक शतक में संस्कृत का प्रभाव ही बिहारी सतसई पर ही माना जाता है। आगे बात करें कि कृपाराम कृत ने हित तरंगने को हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और सतसई ने बिहारी की ख्याति इतनी बढ़ा दी है कि सतसई शब्द का अर्थ ही बिहारी सतसई हो गया था। उनके बाद में जो उनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बिहार जी के बारे में काफी चीजें इन्होंने लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं कि कैसे कैसे इनका विवेचन किया गया। कृष्ण कवि हैं, ठीक है, कौन है? कृष्ण कवि है। तो जो कृष्ण कवि हैं आप देख रहे हैं, तो कृष्ण कवि कृष्ण लाल की टीका है। प्रत्येक दोहे का कवित्व में विवेचन हुआ है। श्रुति मिश्र है, जो श्रुति मिश्र है उन्होंने क्या लिखा है? अमर चंद्रिका, जिन्होंने दोहा छंद में विवेचन किया है। लल्लू लाल है, तो लल्लू लाल ने लल्लू चंद्रिका है जो ब्रज भाषा गद में विवेचन किया है। उसके बाद में प्रभु दयाल पांडे हैं, तो जो प्रभु दयाल पांडे की टीका है उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में अंबिका दत्त व्यास या बिहार में रोला छंद में विवेचन पदम सिंह शर्मा या संजीवनी भाष्य में किया है। उसके बाद में विवेचन में तुलनात्मक प्रविधि का प्रयोग किया है। उनके बाद में आनंदी लाल शर्मा ने फिरंगी सतसई है, फारसी भाषा में है। जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, तो बिहारी रत्नाकर हैं जो खड़ी बोली और हिंदी में है। ठीक है, तो ये सभी किसके अंदर आ जाती है? ये सभी आ जाती है इन चीजों के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इनके अंतर्गत आ जाती है, तो ये सारी इनके आधार पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेनापति जी के बारे में देखते हैं। ठीक है, और चलिए, जो सेनापति जी हैं उन्होंने रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि कहा गया। ठीक है, अद्वितीय कवि है, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। और बिहारी जी ने जो दोहे लिखे थे वो दोहों की संख्या कितनी थी? 719। लेकिन जगन्नाथ रत्नाकर ने उनकी दोहों की संख्या कितनी बताई है? 713। ठीक है, तो उन्होंने रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि कहा गया। ये बड़े ही हृदय से कवि थे, सहृदय वाले कवि थे। देखो, जो कवि हैं उनका तो सीधा काम है, वो सहृदय के ही कवि होते हैं जो अपनी भाषा से दूसरों के हृदय को मोह ले। तो वो कौन है? वो कवि ही है। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ठीक है, सेनापति के काव्य में श्लेष चमत्कार देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा मिलता है? चमत्कार देखने को मिलता है। उसके आधार पे इनके अनुवादिक भी रही हैं। जो इनके अनुवादिक की बात करें, अनुवादक किसकी? बिहारी जी की। ठीक है, बिहारी जी की अनुवादक रचनाएं भी रही हैं, अनुदित नाम भी रही हैं, उनकी रचनाएं भी रही हैं। जैसे पंडित रामानंद थे, अनुवादक रामानंद बने, लेकिन उसमें उन्होंने कौन सी लिखी? श्रृंगार सप्तशती लिखी। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम है, तो उन्होंने कौन सी लिखी? गुलदस्त बिहारी लिखी है, जो उर्दू में लिखी गई थी। ठीक है, तो अलग अलग नाम से इन्होंने उनका अनुवादित किया था। पंडित रामानंद। चलिए, चलिए सेनापति की देखते हैं। तो सेनापति जी हैं, तो इनका 1589 ईस्वी में, ठीक है, कवित्व रत्नाकर में कल्पत्रु में है, बिहारी सतसई गंग सतसई है, रश्मिधि पृथ्वी सिंह का रत्ना हजारा है।
तो सभी में अपने अपने आधार पे उनको बताया गया है, आप देख रहे हैं जैसे। चलो एक सेकेंड। चलिए, उसके बाद में बिहारी जी का 1595 से लेकर 1663 है, सब सही है। रश्निधि का रतन हजारा है जो 1603 से लेकर 1660 में रश्निधि है, विष्णुपद है, कीर्तन है, गीत है और श्रृंगार है। ठीक है, उनके बाद में राम कथा है, तो राम कथा का वर्णन है जो आप देख सकते हैं, 5 रंग हैं। ठीक है, 5 तरंगे हैं, 394 छंद है। ठीक है, तो जो ये छंद है उनके आधार पर यहाँ पर उनके बाद में दोहा छंद में रचित मुक्तक काव्य है, श्रृंगार है, नायिका भेद है, रीति है, गुण आदि पर सुंदर दोहे हैं। 719 दोहे हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर है, दोहे की संख्या है 713 और 713 में से लगभग 600 दोहे श्रृंगारिक हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इसमें श्रृंगार के भाव में यहाँ पर जाने जाते हैं और माने जाते हैं। चलिए, उनके बाद में देख रहे हैं हम जैसे बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचित दोहा संग्रह अधिकांश नीति संग्रह श्रृंगार भक्ति परक दोहे हैं। रचना पर फारसी भाषा का प्रभाव पड़ा है, इनकी अपनी कविता है, वाराणसी, हिंडोला और अली है। ठीक है, हरजी में देखें तो हरजी में 1780 में है जो राधा सुधा शतक है, जिसमें राधा का चित्रण 103 छंद में कवित और सवेम में किया गया। उनके बाद में नर्प शंभु है जिन्होंने नक्सिक में नक्शिक का वर्णन किया। 1657 ईस्वी की बात करें तो इनमें अन्य रचनाएं जो बुद्ध और भूषण संस्कृत में नायिका भेद 7 शतक है। नेवाज की बात करें तो शकुंतला नाटक है जो नाटक न होकर काव्य ग्रंथ, नाटक, नगेंद्र, दोहा, चौपाई, राम साहेदास, ककहरा और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह खरावट के ढंग का ग्रंथ है। विक्रमादित्य की बात करें तो विक्रमादित्य विक्रम सतसई ब्रजलीला है। भजनेश की बात करें तो भजनेश ने फुटकर कविताओं का संग्रह किया है जो अन्य रचनाओं और नक्सिक, मधुलिपिया और स्फुट छंद से जुड़ी हुई है। ठीक है, उनके बाद में रीति जो उनके कवि आ जाते हैं, कौन से आते हैं, रीति मुक्त कवि आ जाते हैं। और रीति मुक्त कवि में सबसे पहले कौन आते हैं, वो आते हैं आलम आते हैं। आलम जी जो थे वो जाति से ब्राह्मण थे। ठीक है, कौन थे वो, जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन शेख नाम के रंगजे इन्होंने जो शेख थे रंगरेजन से विवाह किया। ठीक है, विवाह कर मुसलमान हो गए। तो आलम अंग्रेज जो थे, ठीक है, आलम अंग्रेज के दूसरे बेटे बहादुर शाह थे। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटा बहादुर शाह मुअज्जम थे। ठीक है, कौन से थे, बहादुर शाह, एक तो जफर थे, दूसरे बहादुर शाह मुअज्जम थे। ठीक है, जो उनके आश्रय में ये आलम रहते थे। ठीक है, आलम कवि रहते थे और आलम की कविताओं का जो काल है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो आलम की कविताओं के काल में आलम केली है, जैसा आप देख रहे हैं, आलम केली है, सुदामा शेख है, श्याम सैनी है, माधवलाल कामगंदला है, प्रेम आख्यान है, जो प्रबंध काव्य अवधि में है, रुक्मणी का विवाह है जो इन्होंने मतलब श्याम स्नेही में क्या किस चीज का वर्णन किया था, रुक्मणी का विवाह किया था, जो दोहा चौपाई में इनका अपना एक प्रबंध काव्य माना जाता है। सुदामा चरित की बात करें तो सुदामा की कथा है जो प्रबंध काव्य में। आलम केली की बात करें तो प्रेम के संयोग वियोग पक्ष की भावनात्मक अभिव्यक्ति करने वाला है। और घनानंद की बात करें तो घनानंद में 1689 में 1759 तक इनका 39 तक इनका अपना समय चला, जो वियोग वेली है, श्रृंगार चित्रण है, फारसी छंदों का प्रयोग है, इश्क लता है और प्रतिपास है, प्रेम पत्रिका है और इत्यादि। ठीक है, कृष्णा कोमती है। तो ये सभी किसकी है, घनानंद जी की है। ठीक है, किनकी है, घनानंद जी की है। और घनानंद जी का जो अपना जन्म हुआ है, इनके जन्म की बात करें
ठीक है, इनका अपना जन्म हुआ है बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंदशहर में इनका अपना जन्म हुआ है, जो 1689 ईस्वी से 1739 ईस्वी में हुआ, और इनका मृत्यु स्थान था वृंदावन में। मतलब जन्म हुआ था बुलंदशहर में, और इनका जो रहवास हुआ वो कहाँ पर हुआ था, वो वृंदावन में हुआ था। उनके बाद में ये भी निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, घनानंद किससे जुड़े हुए थे, निम्बार्क संप्रदाय से थे। और इनकी जो अपनी प्रेयसी थी, इनकी अपनी प्रेमिका थी, वो थी गणिका सुजान। ठीक है, और मोहम्मद शाह रंगीले हैं, जो जिनके आश्रय में ये रहे थे। तो आप देख रहे हैं, वियोग वैली है, इश्कलता है, पृथ्वी पावस है, प्रेम पत्रिका है, कृष्णा कौमुदी है, इत्यादि है। तो प्रेम पत्रिका में इन्होंने श्री कृष्ण से संबंधित हजारों उनमें रचनाएं की थी, 1,000 में की थी। उसके बाद में कृष्ण कौमुदी है, जो कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया इन्होंने बहुत अच्छे से। सुजान सार है, ठीक है, सुजान सार, सोलन सागर भी कहा जाता है, ग्रह लीला है, वियोग वैली है, तो इत्यादि इनकी रचनाएं रही है। उसके बाद में बोधा आ जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, बोधा भी कहा जाता है और बुद्धि सैन भी कहा जाता है। ठीक है, बोधा और बुद्धि सैन, इनको दोनों ही कहा जाते हैं। चलिए, बोधा का चलिए, बोधा जी का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। ठीक है, क्या नाम था इनका वास्तविक, बुद्धिसेन इनका अपना नाम था। और जो इनके वास्तविक नाम था, उसमें पन्ना नरेश जो थे, खेत सिंह ने इनका नाम बुद्धिसेन का उपनाम इनका बोध कर दिया था। ठीक है, तो जो नरेश के थे उन्होंने उनका नाम क्या कर दिया था, बोध कर दिया था, इससे बोधा इनका नाम हो गया। और साथ के साथ जो है पन्ना के दरबार में सुभान नाम की, मतलब पन्ना के दरबार में एक सुभान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। ठीक है, तो बोधा की रचनाएं हैं, तो आप देख रहे हैं बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं, विरह वारिश है, ठीक है, विरह वारिश है, इश्कनामा है, ठाकुर ठसक है, ठाकुर शतक है, श्रृंगार लतिका सौरभ है, और श्रृंगार बत्तीसी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, तो ये अपनी इनकी हो जाती है बोधा की। अब बात करते हैं ठाकुर जी की। तो ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, अगर ठाकुर जी की बात करें तो ठाकुर जी के उसमें 3 नाम दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम दिए इन्होंने, 3 नाम दिए हैं। और 3 नाम की बात करें तो सबसे जो अगर महत्वपूर्ण नाम है, तो आचार्य रामचंद्र, जहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आ जाए। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने 3 ठाकुर के बारे में बताया। ठीक है, कौन कौन से ठाकुर के बारे में बताया, 3 के बारे में बताया। और 3 ठाकुर के में देख रहे हैं, जैसे सबसे पहले प्राचीन वाले, प्राचीन हो गए, उसके बाद में दूसरे असनी वाले, ठीक है, उनके बाद में ठाकुर बुंदेली, ठाकुर बुंदेल,
ठीक है, बुंदेलखंड से जो थे। तो इन्होंने ना तो प्राचीन की बात करी है, ना अश्विन वाले की बात की है, ठाकुर बुंदेलखंड की वाले की बात की है। तो जो रीति काल के अमुक्त काव्य धारा के ठाकुर बुंदेलखंड का संबंध है, ना कि प्राचीन वाले या असीम ठाकुर के संबंध है। ठीक है, और उनका जो मूल नाम था लाला ठाकुर दास था। ठाकुर दास का मूल नाम ठाकुर दास था। ठीक है, ठाकुर दास इनका अपना नाम था। और ये जैतपुर जो थे, जैतपुर नरेश राजा केसरी के पुत्र राजा परीक्षित थे। ठीक है, तो ये किसकी आश्रयदाता में थे? जो जैतपुर थे, जैतपुर नरेश राजा केसरी। सिंह तथा इनके पुत्र राजा परीक्षित। ठीक है, तो इनकी अपनी दो प्रमुख कृतियां हैं, ठाकुर ठसक है, ठाकुर शतक है। प्रेम पर आधारित मुक्तक संग्रह है, प्रेम का स्वच्छंद इसमें चित्रण किया गया है। और ठाकुर जी बहुत ही सच्चे उमंग के कवि माने गए हैं, और जिन्होंने बिल्कुल भी कृत्रिमता का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया, सच्ची भाषा का शुद्ध भाषाओं के रूप में शब्द भंडार का कम से कम क्या व्यर्थ, ठीक है, न कल्पना की न झूठी उड़ाने भरी हैं, केवल वृद्ध भाव का उत्कर्ष करते हुए उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। ठीक है, तो ठाकुर की जो प्रधानता थी वो प्रेम निरूपक थे, होने पर लोक व्यवहार को अनेका दर्शन के भी कवि माने गए हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं द्विज राजा मानसिंह। ठीक है, कौन आते हैं उसके बाद में? द्विज आ जाते हैं। तो द्विज महाराजा मानसिंह अयोध्या के महाराज थे, द्विज देव। चलिए, जो द्विज देव थे वो अयोध्या के महाराज थे। ठीक है, और द्विज देव जो प्रमुख रचनाएं रही हैं, इनकी श्रृंगार लतिका रही है और श्रृंगार बत्तीसी रही है। लेकिन जो ब्रज भाषा के श्रृंगार के रूप में इनको महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इन्होंने ऋतु वर्णन का भी बहुत अच्छे से किया है, और हृदय के उल्लास का उमड़ रहा है, और ग्रंथों को लिखा है। अंतिम जो रहे हैं, अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर को माना गया है। तो इस तरीके की इनकी चर्चाएं हैं जो यहाँ पर विशेष रूप से चल रही है। ठीक है, तो इनकी यहाँ पर श्रृंगार लतिका है, श्रृंगार बत्तीसी है जो वसंत पे लिखे 33 पद हैं, और प्रकृति और श्रृंगार का भी इन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया है। साथ के साथ इन्होंने ऋतुओं का भी वर्णन किया है। चलिए, रीतिकालीन नाटक की बात करें तो रचनाकार ने जसवंत सिंह ने प्रबोध चंद्रोदय है, रामा है, हनुमान नाटक है, नेवाज है, शकुंतला नाटक है, सोमनाथ है, माधव विनोद है, देव माया प्रपंच है, और ब्रजवासी दास है, प्रबोध चंद्रोदय है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके द्वारा। अरे ये बच्चों थोड़ा सा रेली वेली निकल रही है, एक्चुअली मकान जो है बिल्कुल ऑन रोड है, तो थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत रहती है, तो ऑन रोड होने के कारण काफी सारी चीजें। चलिए, रीतिकालीन नाटक देखते हैं। जो जसवंत सिंह है, प्रबोध चंद्रोदय है, राम है, हनुमान नाटक है, नवेज है, शकुंतला नाटक है, सोमनाथ है, माधव विनोद है, देव है, देवा माया प्रपंच है, ब्रजवासी दास है, प्रबोध चंद्रोदय है। ठीक है, उसके बाद में रीतिकालीन साहित्यकारों के आश्रयदाताओं ने साहित्यकार केशवदास हैं, जिन्होंने नरेश इंद्रजीत सिंह है, चिंतामणि है, शाहजी भोसला, शाहजहां और दारा शिकोह है, कुलपति मिश्र हैं जो राम सिंह है, जयपुर नरेश के पुत्र हैं,
मतीराम की बात करें तो महाराज भाव सिंह है, जो स्वरूप सिंह बुंदेला है। मंडन की बात करें तो राजा मंगत सिंह है। रसलीन की बात करें तो नवाब सफदरजंग है। तो सभी ने इस इनके आश्रयदाताओं में रहकर अपना जीवन व्यतीत किया, रचना काल की है। ये सभी इनके अपने आश्रयदाताओं के आधार पर थे। उसके बाद में आ जाते हैं रीति इतर कवि, इतर काव्य। ठीक है, इसके अंदर दो आ जाते हैं, वीर काव्य हत्याएं, नीति काव्य, रीतिकालीन में वे काव्य जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीनों परंपराओं से अलग हैं, उन्होंने रीतितर काव्य कहते हैं। रीतितर काव्य को दरबारी और गैर दरबारी दो भागों में बांटा जा सकता है। दरबारी अतर में काव्य के अंतर्गत वीर काव्य, जबकि गैर दरबारी रीतितर के काव्य के अंतर्गत नीति काव्य और भक्ति काव्य आते हैं। ठीक है, और भक्ति काव्य आते हैं। उसके बाद में वीर काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं हैं। लाल कवि है, गोरेलाल है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य है। सूदन है, जो सुजान चरित्र है, प्रबंध काव्य है। कुमान मान है, जो नरसिंह चरित्र है, लक्ष्मण शतक है, दोनों प्रबंध काव्य हैं। जोधराज है, जो हमीर रासों है, प्रबंध काव्य है। बांकी दास है, जो सूरज छत्तीसी वीर विनोद है, दोनों मुक्तक काव्य हैं। ठीक है, तो उनके आधार पे आप देख सकते हो कि कैसे करके इन्हें कर सकते हैं। तो लाल कवि है, सूदन है, कुमान मान है, जोधराज है, बाकी दास है। ठीक है, आगे। ठीक है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य, सुजान चरित्र प्रबंध काव्य, नरसिंह चरित्र आदि, ये सारी जो यहाँ पर खेली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में रीति काव्य की प्रमुख रचनाओं के बारे में करें, जो नीति काव्य है। ठीक है, तो नीति काव्य की बात करते हैं तो नीति काव्य में गिरधर कवि राय हैं, जिनकी स्फुट कुंडलियां रही हैं। उनके बाद में बात करें सम्मन की, तो सम्मन में पिंगल काव्य भूषण रहे हैं। और स्फुट की बात करें तो स्फुट में आप देख सकते हैं दोहे हैं। बेताल की बात करें तो स्फुट कुंडलियां हैं इत्यादि। और दीनदयाल गिरी की बात करें तो दीनदयाल गिरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुयोक्ति कल्पत्रुम है 1855 ईस्वी में। अनुराग, ठीक है, यहाँ पर अनुराग बाग 1831 में। और वैराग्य दिनेश की बात करें तो 1849 ईस्वी में। विश्वनाथ नवरत्न 1822 में। दृष्टांत की बात करें तो रंगनी 1822 ईस्वी में है। वृंद की बात करें तो सतसई वृंद सतसई 1704 ईस्वी में। भाव पंचशिका 1686 ईस्वी में। और 12 मासा 68 में। श्रृंगार शिक्षा 1691 में। और नयन 25 1686 में। पवन 25 1691। जो बिहारी लाल हैं आप देख रहे हैं, उनका जन्म है 1595 से लेके 1693 है। राजस्थान को जन्म स्थान गोविंद है। पिता केशव दास है, गुरु नरहरिदास है, और महाराज जय सिंह है, जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और ये काफी सारी चीजें हैं जो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं, ये उनकी अपनी टीकाएं हैं। कैसे कैसे कृष्ण लाल कवि हैं जिन्होंने इनके ऊपर टीका लिखी। प्रत्येक दोहे का सवैया में इन्होंने विवेचन किया। श्रुति मिश्र है, जिनमें अमर चंद्रिका है, जो टीका का वर्णन दोहे में हुआ है। लल्लू लाल है, जो लाल चंद्रिका है। प्रभुदयाल पांडे हैं, जो इन्होंने आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है। अंबिका दत्त व्यास है, बिहारी जी दोहे के भाव का रोला छंद में पलवंद हुआ है। और पदम सिंह शर्मा है, जो संजीवनी भाष्य में तुलनात्मक पत्ति में अर्थ निरूपण किया है। आनंदी लाल शर्मा है, जो फिरंगी सत्सई है, जो फारसी भाषा में लिखी गई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर है, जो बिहारी रत्नाकर है, हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीकाओं के आधार पे इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने सभी रचनाओं को विषय में ध्यान में रखते हुए बताया है कि कैसे कैसे इनको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे गणतंत्र दिवस है, आप देख रहे हैं गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। और जो हार्दिक अभिनंदन रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है आप सभी का। ठीक है, तो कितने जवान, कितने वीर इस धरती पे बलिदान हो गए, जो हमारे स्वतंत्र और गणतंत्र को आज बनाने के लिए। आज हम स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छाओं से सभी कार्य को, या शिक्षा संबंधित है या कोई भी कुछ भी कार्य इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो उन वीरों को नमन है जो इस पावन धरती को पावन करके गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आज हमने रीतिकाल का भाग 3 पढ़ा। साथ के साथ हमने देखा कि हमें क्या करना चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग है तो अनअकैडमी लर्निंग आप देख सकते हैं, इंस्टॉल है। ठीक है, साथ के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर वेरीफाई ईमेल एड्रेस है, और उसके बाद में आप देख रहे हैं सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको इजीली दिखाई दे रही है। ठीक है, और जो हमने उनके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये इस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो यहाँ पर। और ये मेरा रेफरल कोड है रश्मि रानी। और उसके बाद में क्लास को देखने के लिए, समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।